Hello students. Today we will start to understand the phase rule, and in this lecture we will understand what its introduction and how the derivation of phase rule takes place. दो चीज़ें हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे, जिसमें कि हमने सबसे पहले जानना है कि फेज रूल कहते किसे हैं और फेज रूल किसके द्वारा दिया गया। It was given by J.W. Gibbs in 1874 and it was studied by H.W.B. Rosenbaum in 1884। तो उस वक्त की बात है 1874 की और 1884 की। तब से ये फेज रूल समझाया जा रहा है और इस फेज रूल का जो मतलब है बेसिक है कि यह जो है फेज रूल इज एबल टू प्रेडिक्ट द कंडीशंस विच इज नेसेसरी टू बी स्पेसिफाइड फॉर अ हेट्रोजीनियस सिस्टम एग्जिबिट इक्विलिब्रियम। कोई भी अगर सिस्टम, लेकिन यहाँ पे सिस्टम की मिनिमम कंडीशन है कि दैट सिस्टम शुड बी इन हेट्रोजीनियस वे, और वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होना चाहिए। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें कि इक्विलिब्रियम होना है, टू एग्जिबिट इक्विलिब्रियम तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होंगी, वो समझाना ही फेज रूल है। इट वाज बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है उसके प्रिंसिपल के ऊपर ये निर्भर करता है, और इट डील्स विद द सिस्टम ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम विच कंटेन टू और मोर फेजेस इन इक्विलिब्रियम विच आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस और पॉलीफेज सिस्टम। द फेज रूल, अगर हम इसको देखें, ये क्या काम करता है, हम इसके फेज रूल के माध्यम से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं which is able to predict qualitatively the effect of temperature, pressure, concentration on a heterogeneous system। जब इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम होता है, कोई चाहे हेट्रोजीनियस की हम बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस जो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में, तो उसको समझने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन तीन फैक्टर का यूज करते हैं। और फेज रूल उस हेट्रोजेनस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में समझने के लिए मदद करता है, जिसमें हम टेम्परेचर को बदल सकते हैं, प्रेशर को बदल के देखते हैं, कंसंट्रेशन को बदल के देखते हैं। तो यह फेज रूल मिनिमम कंडीशंस को, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को समझने के लिए हेल्प करता है। ये J.W. गिब्स हैं जो 1839 से 903 तक रहे, और जिनके माध्यम से, जिनके नाम से ही इस फेज रूल में गिब्स फेज रूल बताया गया। तो इसका मतलब कि जब कोई भी अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम है, वो अगले इक्विलिब्रियम में आना है, उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को हम चेंज कर पाएँ और उसको समझ पाएँ, किस तरीके से वेरिएट करें, तो वो डायग्राम के माध्यम से जो समझना है, उसी को हम फेज रूल का एक कंसेप्ट कहते हैं। गिब्स फेज रूल जो है वो डिफाइन किया गया एक मैथमेटिकल कंडीशन से। तो उन्होंने यहाँ पे तीन वर्ड यूज किए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंसंट्रेशन, कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ फेजेस। तो तीन चीजों को समझते हुए उन्होंने बात रखी कि जब कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पे और प्रेशर, तो जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वह क्या होता है, दो के बराबर होते हैं। और किस दो के बराबर होते हैं, डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ फेजेस प्रोवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम। इसको हम देखें कि ये कंडीशन हेट्रोजेनियस सिस्टम के लिए जितनी भी है यूनिवर्सली ट्रूथ है, और इसका मैथमेटिकल कंडीशन इससे समझ सकते हैं हम, ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा हमें कि जब कोई हेट्रोजेनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, कब, सर्टेन टेम्परेचर और डेफिनेट प्रेशर में, तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो हो जाती है वह इन दोनों के डिफरेंस, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेजेस के डिफरेंस प्लस 2 के इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हेन अ हेट्रोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट अ डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the number of degree of freedom is equal to 2 by the difference in the number of component and the number of phases, provided the equilibrium is not influenced by the external factors such as gravity, electrical or magnetic forces, surface tension etc। यानी इस कंडीशन में अगर कोई भी हेट्रोजेनियस सिस्टम है और हेट्रोजेनियस सिस्टम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं है,
इसमें हमने कहा ग्रेविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, उसका सरफेस टेंशन हो सकता है, वो उससे इन्फ्लुएंस ना हो और एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो उस केस में उस हेटेरोजेनियस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस P प्लस 2 की इक्वल हो जाता है। और जैसे कि हमने कहा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूनिवर्सली प्रेजेंट हेटेरोजेनियस सिस्टम, जितने भी यूनिवर्स में हेटेरोजेनियस सिस्टम है उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है। हमने कहा जहां पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P है नंबर ऑफ फेजेस ऑफ द सिस्टम, स्पेशली हेटेरोजेनियस सिस्टम। अब हम वन बाय वन चीजों को समझते हैं कि कंपोनेंट किसे कहते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? तो वह मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा, जो किसी भी सिस्टम को समझने के लिए चाहिए। सिस्टम कौन सा? हेटेरोजेनियस सिस्टम। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स in terms of which the composition of each phase of a heterogeneous system can be expressed directly or in the form of chemical equation are called the components of the system. कंपोनेंट का मतलब एक कंपोनेंट, चाहे हम बात करते हैं वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर जो है वो एक कंपोनेंट है, लेकिन उसके अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, वो वेपर फॉर्म में रह सकता है। तो उसके तीन अलग अलग फेज हो सकते हैं, लेकिन तीनों फेज का एक कंपोनेंट होगा। तो जो मिनिमम जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंस्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ जिसकी कंडीशन में कंपोजिशन क्या है उसकी उसकी कंपोजिशन है वाटर की, तो उसके लिए तो उसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है और हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है हमारे पास है, शुगर का सॉल्यूशन है, चीनी का घोल इसको हम कह सकते हैं, पानी में मिला दिया और वहाँ पे फेज कितना है, पानी दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में, फेज एक है, सॉल्यूशन फेज है। एज टू कंपोनेंट सिस्टम, कैसे दो कंपोनेंट? क्योंकि उसमें सॉल्यूशन फेज प्रेजेंट है और वाटर और शुगर का, वाटर भी है और शुगर भी, तो कंपोनेंट दो आ गए और लेकिन फेज एक है। तो कंपोनेंट ऐसा है कि जब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ जो उस सिस्टम को बनाता है, कंस्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ विच द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज इज हेटेरोजेनियस सिस्टम, तो ऐसे बनाता है कि उसका जो पूरा फेज है वो हेटेरोजेनियस सिस्टम हो, तो उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट कहते हैं। अदर एग्जांपल्स हमारे पास है। पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आइस, जो अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा था कि आइस, वाटर और वेपर तीन अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेप गैस, और इसका कंपोनेंट क्या है? वाटर। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ईच फेज दैट इज वाटर। कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसकी? वाटर है। इट इज कॉल्ड वन कंपोनेंट सिस्टम। एक कंपोनेंट होने से इसको हम बोलेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सैचुरेशन यानी सोडियम NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो उसमें क्या क्या होंगे देखेंगे। उसमें तीन फेजेस हैं। कौन कौन से फेज हैं? सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर वेपर। तो ये तीन चीजें उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। तो यानी फेज कितने हैं? तीन है। अब इसमें ढूंढेंगे कंपोनेंट कितने हैं, तो केमिकल कंपोजिशन इसकी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसकी पूरी केमिकल रिएक्शन देखने पर NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद उसमें एक कंपोनेंट आया पानी और NaCl। दूसरी बात हमारे समझ में आया, फिर NaCl जो पानी में मिला हुआ था, एक्वस फॉर्म का था, उसको फिर पानी के साथ फिर उसका डिसोसिएशन हुआ। फिर वाटर जो है NaCl वाटर वेपर फॉर्म में जब आया तो NaCl उससे हट गया। तो यानी इसमें कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट है। कौन कौन से वो कंपोनेंट है? एक तो NaCl का कंपोनेंट है और दूसरा वाटर का कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट इस पूरे सिस्टम में हैं और फेज कितने हैं? तीन फेज। तो यानी NaCl दोनों सेम कंपोनेंट है और वाटर पेपर में H2O अनदर कंपोनेंट है। एक और एग्जांपल हमारे पास है, जिस सिस्टम में कॉपर सल्फेट है एक सॉलिड फॉर्म में और उसका फिर हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन फिर बना, तो इसमें देखते हैं कितने कंपोनेंट। ये थ्री फेज सिस्टम है। ये सॉलिड की कंपोजिशन और ये इस सॉलिड का जो सॉलिड स्टेट कंडीशन है वो अलग है। इस सॉलिड का सॉलिड स्टेट कंडीशन अलग है क्योंकि इसमें एक्वस तीन है, इसमें एक्वस 5 है, वाटर मॉलिक्यूल 5 है, इसमें 3 है, तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे और एक वाटर का गैस फेज है। तो यानी तीन फेज मिले, हमें थ्री फेज मिले। और कंपोनेंट कितने हैं? दो, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये फेज अलग अलग है। दैट इज अनदर पार्ट कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है दोनों का अलग अलग है। इट रिक्वायर्स टू कंस्टिट्यूएंट्स
कॉपर सल्फेट और वाटर टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज ऑफ द सिस्टम। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए बातें रखी कि भाई सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा 3 फेज में आएगा वाटर वेपर के टर्म्स में भी, लेकिन कंपोनेंट 2 होंगे। यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टम अगर कॉपर का है तो ये एक्वस फॉर्म का गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कुछ पार्ट तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन फेज कितने आ गए इसमें, 3 फेजेस सिस्टम आ गए। तो इसको समझना कि कितने नंबर ऑफ फेज होंगे, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, तो इससे समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। नंबर ऑफ फेजेस हमें समझ में आ गए। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट समझ में आ गए कि वो मिनिमम वेरिएबल जो किसी भी हेटेरोजेनियस सिस्टम को समझने के लिए जो मिनिमम कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहेंगे, ये थोड़ा समझने वाली बातें हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स। अब क्या है, किसी भी हेटेरोजेनियस सिस्टम को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए, किसी भी हेटेरोजेनियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसका टेम्परेचर समझ चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। तो इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये तो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, कंसंट्रेशन बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा। वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जो कि जरूरत पड़ती है, which must be required in order to define the system completely are called degree of freedom। अगर किसी सिस्टम को हम टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन तीनों से न समझ के सिर्फ एक ही वैल्यू के समझते, मतलब एक ही वेरिएबल से समझते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम एक तरीके से वेरिएंस भी कहते हैं। कोई भी मतलब क्योंकि वेरिएबल्स हैं, चेंज होने वाले हैं, तो इसलिए वेरिएंस। The smallest number of independent variable factors such as temperature, pressure and concentration which must be required in order to define the system completely are called degree of freedom, and degree of freedom also known as variance। जब सिस्टम में कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, इसका मतलब न ही हमारे पास टेम्परेचर होगा, ना प्रेशर होगा, ना कंसंट्रेशन होगा, कोई भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इट हैज नो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, और दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनवेरिएंट सिस्टम, या इसको बोलते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम, जब एफ की वैल्यू 0 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। तो जब सिस्टम में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो क्या होगा, अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आई तो उसको यूनी कह रहे हैं, यूनी का मतलब 1, यूनी वेरिएंट या मोनो वेरिएंट सिस्टम। अगर सिमिलरली अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड 2 का मतलब बाई वेरिएंट सिस्टम एंड सो ऑन, 3 को ट्राई वेरिएंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें समझ में आया, कुछ एग्जांपल्स हैं उससे हम और समझ लेते हैं। हमारे पास है आइस वाटर वेपर, सिंपल सिंपल से एग्जांपल, इसकी हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। The three phases of water, ice, liquid and vapor can exist together in equilibrium only at particular temperature and pressure। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। नो फैक्टर इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई टू डिफाइन द सिस्टम, इट हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम। अब दूसरा एग्जांपल है LiCl का सॉल्यूशन का हमारे पास है, इसमें हमने कहा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि सिस्टम को समझने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। ओनली 2 फैक्टर्स कंपोजिशन एंड वेपर आर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, क्योंकि इस केस में 2 जो हैं वो फिक्स्ड हैं, कौन कौन सी, कंपोजिशन और वेपर प्रेशर। यानी प्रेशर और कंपोजिशन अगर फिक्स्ड हैं, एक ही टेम्परेचर से इसको हम समझ सकते हैं, तो कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका इसके लिए उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे 1। Hence, so a system consisting of saturated lithium solution is univariate system। अब इसको ड्राइव करते हैं कि फेज रूल ड्राइव कैसे होगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब मान लेते हैं कि एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, उसमें पी अमाउंट के फेजेस हैं, पी नंबर के फेजेस हैं, और P1 बहुत सारे हम अगर हैं हमारे पास सिस्टम, तो हम P1 P2 P3 और P तक हम कह सकते हैं। और हमने मान लिया कि इतने नंबर ऑफ फेजेस हैं और C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, C नंबर ऑफ कंपोनेंट C1 C2 C3 और C तक है। इन इक्विलिब्रियम एक कंडीशन ये हमें समझनी पड़ेगी, 2-3 तरीके से हम इसको समझेंगे कि पहला कंडीशन है कि वो सिस्टम हेट्रोजेनियस होना चाहिए, और उसके P फेज और C
कंपोनेंट होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे आई कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये हेटेरोजेनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये फेज रूल काम नहीं करेगा, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो हम इसको धीरे-धीरे और समझते हैं आगे। पहली बात, ये इक्विलिब्रियम में था और उसके पी फेजेस थे और सी कंपोनेंट था। हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है, नॉन रिएक्टिव, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। तो क्या होगा कि द पैसेज ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर रहा है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली बाय दिस तीन जो हमारे पास कंपोनेंट वेरिएबल्स हैं उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ ईच फेज। हम पहले भी बात करते हैं जिसको हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं। तो पहली बात हम इसमें फिर आगे बात करेंगे कि जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि सबसे पहली बात हमें वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि कितने कितने वेरिएबल हैं रिक्वायर्ड इस तरीके के सिस्टम को समझने के लिए। तो हमने कहा कि टेम्परेचर सभी के लिए सेम होगा, ये वेरिएबल मेन आ गया। प्रेशर सभी फेजेस के लिए सेम होगा। दोनों चीज़ों को हमने एज एक तरीके से कांस्टेंट किया। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, एक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो एक फेज से दूसरे फेज में डिफरेंस में लेके आ रहा है। इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन वेरिएबल फॉर वन फेज विद रेस्पेक्ट टू द सी कंपोनेंट। एक फेज के लिए अगर हम एक फेज की हम बात करते हैं तो टोटल अगर हमारे पास कंपोनेंट एक है, टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन जो वेरिएबल्स होंगे वो सी माइनस वन हो। दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ लास्ट कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट, इसलिए माइनस एक कर दिया जाता है इसमें। जो लास्ट कंपोनेंट है कंसंट्रेशन उसकी क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए हमने उसको हटा दिया है, यानी लास्ट वाली जो होती है वो वन होती है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट वाले को हटा दिया, इसलिए सी माइनस वन। दूसरे केस में हमने देखा अगर ये एक फेज के लिए है, यानी हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स है तो ठीक है, यानी एक फेज के लिए ऐसा है तो पी फेज के लिए कैसा होगा, पी इंटू सी माइनस वन। इंडिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, और हमने कहा कि जो लास्ट का जो कंपोनेंट था वो इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन जो है उसकी लास्ट कंपोनेंट की वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक फेज के लिए सी माइनस वन और पी फेज के लिए पी इंटू सी माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर वन आई। और इसको टोटल हमने अब इसको कैलकुलेट किया, वेरिएबल्स कितनी चाहिए हमें। पहला वेरिएबल्स हमारे पास टेम्परेचर था, सेम था, जो कि दूसरा वेरिएबल प्रेशर था, दो वेरिएबल हो गए। कंसंट्रेशन में टोटल वेरिएबल्स हमारे पास आए थे पी इंटू सी माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास आए पी इंटू सी माइनस वन प्लस टू। टू कौन कौन से, टेम्परेचर, एक प्रेशर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब हम बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया की। टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया के लिए समझना जरूरी है, कोई भी कंडीशन में अगर हेटेरोजेनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए जरूरी है कि केमिकल पोटेंशियल प्रत्येक कंपोनेंट का सेम होना चाहिए, सेम फेज पे। The various phases present in the system can remain in equilibrium only when the chemical potential of each component is same in each phase. Chemical potential यानी म्यू सब फेज के लिए सेम होना चाहिए। P1 फेज के लिए, P2 फेज के लिए, P3 फेज के लिए। तो अगर हमारे पास वन कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट है, तो अप टू सी कंपोनेंट तक जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं केमिकल पोटेंशियल की, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जरूरी है केमिकल पोटेंशियल सेम हो। सी कंपोनेंट के लिए सभी सब इक्वल होता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर ईच कंपोनेंट द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर पी फेजेस पी माइनस वन। एक फेज, एक कंपोनेंट के लिए, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए जो इक्विलिब्रिया है, यानी पी फेज के लिए इक्विलिब्रिया हमें पी माइनस वन मिलेगा। तो सी कंपोनेंट के लिए अगर जब एक कंपोनेंट के लिए ये पी फेज में इतना है तो सी कंपोनेंट के लिए पी फेज में सी इंटू पी माइनस वन आएगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व देखेंगे तो दोनों को टोटल हमने देखा सी इंटू पी माइनस वन। अब हमने देखा इक्वेशन नंबर दो ये थी, इक्वेशन नंबर इससे पहले वन हमने पढ़ी। दोनों से देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा हमें। टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर वन में, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड में से हम टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फेज रूल। यानी हमारे पास कैलकुलेशन थे पी सी माइनस
P C माइनस वन प्लस टू माइनस C इंटू P माइनस वन। अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास हमने देखा CP और CP कैंसिल आउट हो गया, C माइनस P प्लस टू। जहाँ पर हमने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व्ड। तो दोनों की चीज़ों इक्विलिब्रिया कितने हैं वो समझने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे हमने समझना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। तो ये इक्वेशन से हम देखते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट और P एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड इसी को हम बोलते हैं गिब्स फेज रूल। कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास है। ये समझने वाली बात है कि किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए, ध्यान देने वाली बात है, किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए जो अगर हम फेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं तो नंबर ऑफ फेजेस अगर ज़्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा। किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फेजेस होंगे उतने ही कम डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने ज़्यादा P की वैल्यूज उतनी कम F की वैल्यूज। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक फेज है, कंपोनेंट एक है, तो इसका मतलब है F इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 C माइनस P प्लस टू, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, यानी एक नंबर ऑफ फेज था, फेज कम है तो यानी फेज ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा, तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फेज कम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा। व्हेन दैट सिस्टम कंसिस्ट टू फेजेस, फेजेस बढ़ा रहे हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती जाएगी। फेजेस 2 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। दिस सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। ये तो कंक्लूजन निकलता है कि नंबर ऑफ फेजेस ज़्यादा हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो। A system having a given number of component and maximum possible number of phases in equilibrium is non-variant। जितने ज़्यादा अधिक phases equilibrium में होंगे उतनी ज़्यादा नॉन वेरिएशन आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगी। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेस इज 3। जानते हैं एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस मैक्सिमम तीन हो सकते हैं। तो व्हेन अ वन कंपोनेंट सिस्टम हैज 3 फेजेस इन इक्विलिब्रियम इट हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब तीन वैल्यूज आती हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वन कंपोनेंट के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में 0 होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन वेरिएंट सिस्टम। तीसरी कंडीशन हमारे सामने आती है जब नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ फेजेस सर्टेन होनी चाहिए। In a given number of phases, the larger the number of components, the greater will be the number of degree of freedoms। तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ज़्यादा होंगे। तो C इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल हमारे पास है एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए अगर हमारे पास फेज 2 है, क्योंकि हम अब कंपोनेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम के सम को रिलेट कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 आई। दूसरा केस हमारे पास कंपोनेंट 2 आ गए, फेज उतना ही है, क्योंकि हम सेम बात कर रहे हैं, गिवन नंबर ऑफ फेजेस की बात कर रहे हैं। दोनों के केस में फेजेस 2-2 हैं, लेकिन कंपोनेंट बढ़ा दिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ते जाते हैं। और इसके बाद इसका मतलब है कि ये दो कंपोनेंट सिस्टम हैज अ हायर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देन दी वन कंपोनेंट सिस्टम। तो ये लेक्चर इसी बात को कवर कर रहा था कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसके लिए ज़रूरी है उसका केमिकल पोटेंशियल बराबर हो। तो केमिकल पोटेंशियल के बेसिस पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने की कोशिश की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा किसी भी सिस्टम को समझने के लिए कितनी वेरिएबल्स हैं और वो कितने किस तरीके से उसमें इक्विलिब्रियास इन्वॉल्व हैं, तो दोनों का जो सबट्रैक्ट होगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इस लेक्चर में हमने कोशिश की कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट और फेज रूल को समझ पाएँ। तो इस लेक्चर को अगर आप पसंद आपने किया तो ज़रूर इसको शेयर करें। तो अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।